नमस्ते और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज ना हम एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और हजारों साल पीछे जाने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो शायद इंसानियत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान का खजाना क्या हो सकता है? एक ऐसी किताब जो किसी पिरामिड से भी पुरानी हो। यही है ऋग्वेद। एक ऐसी दुनिया जिसमें आज हम और आप साथ मिलकर एक डुबकी लगाने वाले हैं। तो ये ऋग्वेद है क्या आखिर? चलिए इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। ऋग मतलब स्तुति या मंत्र और वेद मतलब ज्ञान। तो सीधा सा मतलब हुआ स्तुतियों का ज्ञान या मंत्रों का संग्रह। और ये सब लिखा गया है वैदिक संस्कृत में, जो संस्कृत का भी सबसे पुराना रूप है। मतलब ये लैंग्वेजेस की ग्रैंड मदर है। और जब मैं संग्रह कह रहा हूं तो कोई छोटी मोटी किताब मत समझिएगा। इसमें पता है कितने मंत्र हैं? 10,582। जी, 10,582। ये कोई किताब नहीं है, ये तो सच में ज्ञान का एक पूरा का पूरा समंदर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 10,000 से ज्यादा मंत्र, इन्हें कोई याद कैसे रखता होगा? इन्हें अरेंज कैसे किया गया होगा? बस यहीं पर ऋग्वेद का जीनियस स्ट्रक्चर सामने आता है। चलिए देखते हैं। पूरे ऋग्वेद को आप समझिए 10 अलग अलग किताबों या चैप्टर्स में बांटा गया है और इन चैप्टर्स को कहते हैं मंडल। ये उस जमाने का एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग सिस्टम था ताकि हर चीज अपनी जगह पर रहे। और मजे की बात यह है कि ये सारे मंडल एक साथ नहीं लिखे गए, ये सैकड़ों सालों में धीरे धीरे बने। जो मंडल 2 से 7 है ना, वो सबसे पुराने हैं, मतलब ये ऋग्वेद का कोर है। फिर आता है मंडल 9, जो पूरा का पूरा सोम देवता को डेडिकेटेड है, उस जमाने का एक डिवाइन ड्रिंक। और मंडल 10, जो सबसे नया है, उसमें आपको मिलेंगे एकदम गहरे फिलॉसफिकल सवाल। यूनिवर्स कैसे बना, इंसान क्या है, इस तरह के। तो अब इन मंडलों के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर कौन थे वो लोग, वो किन देवी देवताओं को पूजते थे, उनका समाज कैसा था। चलिए ऋग्वेद की दुनिया के अंदर चलते हैं। अगर ऋग्वेद की दुनिया एक फिल्म होती तो इसके 2 सुपरस्टार होते। पहले इंद्र, जो बारिश के, तूफान के और युद्ध के देवता थे, मतलब एक तरह से उस जमाने के थॉर। और दूसरे अग्नि, यानी आग। अग्नि सिर्फ आग नहीं थे, वो देवताओं तक हमारे मैसेजेस पहुंचाने वाले मैसेंजर थे, एक तरह का डिवाइन पोस्टमैन। हाँ, पर कहानी सिर्फ इंद्र और अग्नि पर खत्म नहीं होती। वरुण भी थे, जो कॉस्मिक ऑर्डर यानी सही और गलत के देवता थे। और सोम तो थे ही, जिनके बारे में हमने बात की, और भी बहुत से देवता थे। ये सब दिखाता है कि उन लोगों के लिए ना प्रकृति ही सब कुछ थी। हर चीज, बारिश, आग, आसमान, सब डिवाइन था। तो ये लोग रहते कैसे थे? देखिए, उनका समाज, परिवार और वंश पर चलता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई एक राजा ही सब कुछ तय करता था। सभा और समिति जैसी काउंसिल्स होती थीं, जहां लोग मिलकर फैसले लेते थे। मतलब एक तरह का अर्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम। उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट था यज्ञ। और सबसे हैरान करने वाली बात, गार्गी और अपाला जैसी महिला ऋषि भी थीं, जिन्होंने मंत्रों की रचना की। ये दिखाता है कि उस समाज में महिलाओं का कितना सम्मान था। अच्छा, ऋग्वेद में सिर्फ क्या कहा गया है यही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कहा गया है वो तो और भी कमाल है। ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, ये शानदार पोएट्री भी है। चलिए वैदिक संस्कृत के इस लिटरेरी मैजिक को देखते हैं। ये ग्रंथ लिखा गया है अर्ली वैदिक संस्कृत में। ये वो संस्कृत है जिससे आज की संस्कृत, हिंदी और यहाँ तक कि कई यूरोपियन लैंग्वेजेस भी निकली हैं। मतलब ये भाषा एक तरह से दुनिया की कई भाषाओं की परदादी है। इसीलिए लिंग्विस्ट के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। और ये पोएट्री कोई सिंपल सी तुकबंदी नहीं है। इसमें गायत्री और त्रिष्टुप जैसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मीटर यानी छंदों का इस्तेमाल हुआ है। हर मंत्र में एक म्यूजिकल रिदम है। और इसे खूबसूरत बनाने के लिए सिमिली और मेटाफर यानी उपमा और रूपक का खूब इस्तेमाल किया गया है। जैसे सुबह की पहली किरण को एक दुल्हन की तरह बताना। कमाल है। ठीक है, तो ये सब तो हजारों साल पहले की बातें हैं। आज 21वीं सदी में ऋग्वेद हमारे लिए क्यों मायने रखता है, क्या है इसकी लेगेसी? चलिए इसके हजारों साल के सफर को ट्रैक करते हैं। ऋग्वेद का सफर तो वाकई कमाल का है। सोचिए, इसे लिखा नहीं गया था शुरू में, इसे कंपोज किया गया था लगभग 1500 ईसा पूर्व। और फिर हजारों साल तक ये सिर्फ मुंह जबानी, गुरु से शिष्य तक पास होता रहा, बिना एक शब्द बदले। फिर 19वीं सदी में मैक्स मूलर जैसे स्कॉलर्स ने इसे स्टडी किया और दुनिया को इसकी अहमियत बताई।
और आज ये हमारी एक अनमोल कल्चरल हेरिटेज है। अब देखिए, ऋग्वेद तो हो गया मेन टेक्स्ट, है ना? लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो उसे समझाने के लिए बाद में कुछ और ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण। आप इन्हें ऋग्वेद का यूजर मैनुअल समझ सकते हैं। इनका काम था यज्ञ और रस्मों को स्टेप बाय स्टेप समझाना। तो आखिर में ऋग्वेद क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये भारत के फिलॉसफी, लैंग्वेज और कल्चर का आप कह सकते हैं सोर्स कोड है। आज भी हमारे कई रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारी सोच की जड़ें कहीं ना कहीं आपको इसी ग्रंथ में मिल जाएंगी। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ वाली सुपर फास्ट जिंदगी में ये हजारों साल पुराना ग्रंथ हमें क्या सिखा सकता है? प्रकृति का सम्मान करना, कम्युनिटी में साथ मिलकर रहना, या फिर हमेशा सीखते रहने की ललक? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।